23 शिक्षा संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन व पुनर्निर्माण के अभिकरण के रूप में कैसे हैं, अथवा सामाजिक परिवर्तन व पुनर्निर्माण के अभिकरण के रूप में शिक्षाई संस्थाओं विद्यालय की भूमिका का उल्लेख करें। एक शैक्षिक संस्था या इकाई एक संगठन है जो एक बृहद सामाजिक व्यवस्था के अंश या भाग के रूप में मानी जाती है। यह संगठन लोगों का एक समूह है जो एक साथ कार्य करते हैं। इस दृष्टि से विद्यालय, मदरसे, गुरुकुल जैसी शिक्षा संस्थाएं एक सामाजिक इकाई है जिसमें लोगों का एक समूह एक साथ कार्य करता है। ये शिक्षण संस्थाएं औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण अभिकरण होते हैं। ये संस्कृति के हस्तांतरण के अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। इनके कार्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज के सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने, इन्हें दूसरी पीढ़ियों में हस्तांतरित करने, सामाजिक पुनर्निर्माण व परिवर्तन तथा उनकी प्रक्रिया में भी योगदान देते हैं। यह एक सामाजिक इकाई भी की तरह कार्य करते हैं जहाँ शिक्षक तथा विद्यार्थी शिक्षण अधिगम वातावरण में कार्य करते हैं तथा सीखते हैं तथा शिक्षक इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य समाज के सदस्यों में ऐसी नागरिकता को पुनः स्थापित करना है जो राष्ट्र की प्रगति में सहायता कर सकती है। विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा समाज की मान्यताओं तथा मूल्यों, रिवाजों तथा परंपराओं के निर्माण, उत्थान, संरक्षित तथा हस्तांतरित करने में भी सहायता करती है। इसके अलावा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उसमें नेतृत्व गुणों का विकास करना, अर्थव्यवस्था के लिए कार्य शक्ति उत्पन्न करना, समाज का पुनर्निर्माण करना, सहयोग तथा सुरक्षा के भाव को विकसित करना, आत्म अनुशासन के भाव को विकसित कर समाज को प्रगतिशील बनाने व आधुनिक परिवर्तनों को अपनाते हुए समाज के पुनर्निर्माण व परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाने के कार्य भी इन शिक्षण संस्थाओं द्वारा बखूबी निभाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न पाठ्यचर्या तथा पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन द्वारा स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाता है ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा सके। यहाँ लोकतांत्रिक वातावरण में सभी सदस्यों को विभिन्न कार्य करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं तथा सभी को सीखने तथा निष्पादन के लिए समान अवसर उपलब्ध होते हैं। तो ये थी शिक्षा संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन व पुनर्निर्माण के अभिकरण के रूप में कैसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाती है, उल्लेख करें। अथवा 24 नंबर में है, शिक्षा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, वर्णन करें। शिक्षा व्यक्ति के विचारों तथा जीवन को सशक्त करने के लिए एक अभिकर्ता की तरह कार्य करती है। जब शिक्षा द्वारा सामूहिक विचार परिवर्तित होते हैं तब सामाजिक परिवर्तन होता है। विज्ञान तथा तकनीकी का विकास शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। लोग शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं तथा शिक्षा ने बदले में समाज के लोगों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास किया है। शिक्षा जनसंख्या को संपत्ति तथा शक्ति के रूप में परिवर्तित करने के साथ साथ उसके वृद्धि पर नियंत्रण के प्रयास में सहायता करती है। यद्यपि शिक्षा सभी लोगों के उच्च स्तर तथा स्थिति को सुनिश्चित करती है नहीं करती, फिर भी बिना शिक्षा के व्यक्ति द्वारा सामाजिक प्रगतिशीलता प्राप्त करना असंभव है। इसके अतिरिक्त शिक्षा अवसरों की समानता में 3 प्रकार से भूमिका निभाती है। जो लोग शिक्षित होने के इच्छुक हैं उन्हें सुविधाओं के लाभ लेने के योग्य बनाने के कार्य को संभव बनाना, शिक्षा के विषय वस्तु को विकसित करना जो वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के विकास को प्रोन्नत करे, धर्म, भाषा, जाति, वर्ग आदि पर आधारित पारस्परिक सहिष्णुता तथा सामाजिक वातावरण का निर्माण करना, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक विकास की गति को गतिशील करता है जो समाज में परिवर्तन के लिए सहायता करता है। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एक प्रतियोगी समाज का निर्माण करती है। शिक्षा अवसरों तथा अनुभवों को प्रदान कर समाज को परिवर्तित कर सकती है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित कर सकता है। हम भी समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देख सकते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन ने समाज में संचार की पद्धति को परिवर्तित कर दिया है, स्मार्ट बोर्ड ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया है इत्यादि।
तो ये क्वेश्चन था, शिक्षा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है वर्णन करें, अथवा आर्थिक सुधारों के शिक्षा पर प्रभाव की आलोचनात्मक समझ या व्याख्या करें। आर्थिक सुधारों से अभिप्राय उन सभी उपायों से है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतियोगी तथा विकसित करना है। मुख्य आर्थिक सुधार उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में 7% की औसत वृद्धि दर से विकास हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप यह मध्य आय वर्ग का देश बन गया है। क्रय शक्ति में बढ़ोतरी के साथ ही लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ी है। अभिभावक जब बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था चाहते हैं, यहाँ तक कि गरीब अभिभावक भी, जिनके लिए अपने जीवन को बदलने की एकमात्र आशा बच्चों की अच्छी शिक्षा देकर ही पूरी हो सकती है, पढ़ाई के लिए गैर सरकारी स्कूलों को चुनने लगे हैं। गीता गांधी किंगडम की डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एजुकेशन DISE के शुरुआती आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2010 और 2014 के बीच 13,498 नए सरकारी स्कूल खोलने के बाद भी सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में 1.13 करोड़ की कमी आई है, जबकि निजी स्कूलों में 1.85 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। 10.2 लाख सरकारी स्कूलों में से 1 लाख स्कूलों में सिर्फ 20 बच्चों का नामांकन हुआ है। इसके अलावा 3.6 लाख सरकारी स्कूलों में छात्रों की अधिकतम संख्या सिर्फ 50 तक है। वर्ष 2016 के लिए 18 जनवरी के जारी की गई एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में पढ़ाई की गुणवत्ता की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तीसरी कक्षा के सिर्फ 25% छात्र ही दूसरी कक्षा के स्तर की किताबें पढ़ सकने में सक्षम हैं। निश्चित ही ऐसे स्कूलों में निवेश करने का कोई विशेष फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए सिर्फ बजट में आवंटन बढ़ा देने से कोई खास फर्क नजर नहीं आने वाला है। मौजूदा समय में सरकार शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करती है, जबकि लंबे समय से इस खर्च को 6% तक बढ़ाने की उम्मीद हुई है। आर्थिक सुधारों के कारण शिक्षण संस्थाओं के ढांचागत विकास में भी बदलाव आया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नए स्कूलों का निर्माण, छात्र शिक्षक अनुपात में वृद्धि तथा स्कूलों में बुनियादी ढांचे आदि का व्यापक विकास हुआ है, परंतु यह अभी भी लक्ष्य से दूर है। बिहार जैसे राज्यों की बात करें तो अब राज्य सरकार ने शिक्षा पर अपेक्षाकृत अपने बजट का अधिक प्रतिशत खर्च कर रही है। छात्रों को विद्यालय आने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जैसे मध्याह्न भोजन प्रोत्साहन राशि, साइकिल, पोशाक इत्यादि। इनसे स्कूलों में उपस्थिति व नामांकन बढ़े हैं। स्वतंत्रता के बाद से विकसित देशों के समान भारत में भी शिक्षा को व्यावसायिक रूप दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है तथा व्यय भी बढ़ता जा रहा है, परंतु ये पाया गया है कि शैक्षिक प्रगति तथा शिक्षा पर व्यय के अनुपात में राष्ट्र का विकास नहीं हुआ है। हमारे देश में कुछ राज्यों जैसे केरल में शिक्षितों का प्रतिशत ज़्यादा है किंतु आर्थिक विकास कम, जबकि हरियाणा व पंजाब में शिक्षा का विकास अपेक्षाकृत कम व आर्थिक विकास अधिक हुआ है। विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि शिक्षा के अलावा भी विकास में एक तत्व कार्य करता है, वह शायद नैतिक चरित्र तथा कार्य के प्रति निष्ठा है। दूसरा तथ्य यह है कि शिक्षा का गुण अर्थात शिक्षा प्रदान करना व आर्थिक विकास के लिए शिक्षा प्रदान करना अलग बात है। तो ये जो था, ये क्वेश्चन था आर्थिक सुधारों पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और माध्यम भाषा पर अपने विचार प्रस्तुत करें, अथवा आज बदलते समय के साथ जहां शिक्षा के माध्यम भाषा के तौर पर अंग्रेजी की तरफ समाज के झुकाव को देखा जा सकता है, वही भारतीय भाषाओं के विस्तार एवं प्रतिष्ठा का भी सवाल उठ रहा है। इन सब अपेक्षाओं का प्रभाव विद्यालय परिवेश की प्रक्रियाओं पर किस प्रकार पड़ा है तथा उसका समाधान क्या है, उसकी पड़ताल करें। स्वामीनाथन अय्यर की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए सर्वाधिक सरल भाषा वही है जो वे घर में बोली जाने वाली भाषा सुनते हैं।
यही उनकी मातृभाषा है। भारत में हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि सभी भारतीय भाषाएं मातृभाषाएं ही है। विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है वह शिक्षा का माध्यम कहलाती है। शिक्षा का माध्यम अपनी मातृभाषा में भी हो सकती है और सरका दूसरी भाषा में भी। इसलिए भाषा किसी न किसी उद्देश्य या प्रयोजन के संदर्भ में सीखी अथवा सिखाई जाती है, लेकिन मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का मुख्य उद्देश्य अपने समाज और देश में संप्रेषण प्रक्रिया को सुदृढ़, व्यापक और सशक्त बनाना होता है। इसी के आधार पर व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि वह उसकी संस्कृति और संस्कारों की संवाहक होती है। यह पालने की भाषा होती है जिससे व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। भारत में मातृभाषा को विषय के रूप में अधिकतर पढ़ाया जाता है, किंतु इसके लगभग सभी राज्यों में एकाध छोड़कर माध्यम की भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। विदेशी में अंग्रेजी बच्चे को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, लेकिन शिक्षा के माध्यम के रूप में वहाँ अपनी भाषा का ही इस्तेमाल होता है। उनकी भाषा जीवंत और सशक्त होती है। इससे वे नए ज्ञान, विज्ञान तथा साहित्य का सृजन करते हैं और कारण वहाँ समान पुरस्कार से लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता तक के मनीषी जन्म लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने न तो अपनी शिक्षा पद्धति पर गंभीरता से विचार किया और न ही शिक्षा के माध्यम की ओर ध्यान दिया। सामाजिक भाषिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो विकासशील देशों ने अंग्रेजी की भूमिका को या तो समझा नहीं है या जानबूझकर उसकी उपेक्षा की है। छात्र से विषय की प्रवीणता और कुशलता के विकास की जो अपेक्षा की जाती है, अंग्रेजी के शिक्षा के माध्यम होने से उसका अभाव ही मिलता है। विषय को न समझ पाने के कारण छात्र को या तो विषय को रटना पड़ता है या वह परीक्षा में नकल मारता है और कभी कभी उसे उपहास का पात्र भी बनना पड़ता है। अगर वह विषय को ग्रहण भी कर लेता है फिर भी उसको अंग्रेजी में अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। इस प्रकार विदेशी भाषा अंग्रेजी के माध्यम से गणित, विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि विषयों को पढ़ाना बहुत ही अनर्थकारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में रटने से छात्र अपनी परीक्षा तो उत्तीर्ण कर लेता है, लेकिन उसकी सृजनात्मक शक्ति, अकादमिक उत्कृष्टता और मौलिकता की क्षति अवश्य हो जाती है। हमारे मस्तिष्क में यह बात बैठा दी गई है कि अंग्रेजी से ही हमारी प्रगति हो सकती है। यह भ्रम फैलाया गया है कि उच्च स्तरीय नौकरी या रोजगार प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी में पढ़ाना नितांत आवश्यक है। भारतीय भाषाओं के शिक्षण से कभी प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए अपने बच्चों को अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए माता पिता और अभिभावकों में होड़ लगी रहती है। यह स्वाभाविक है कि बच्चों की प्रगति हर माँ बाप की तमन्ना होती है और उसके अच्छे रोजगार के वे सपने देखते रहते हैं। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं को तरजीह दी जाए और उसे रोजगार व उद्योग आदि क्षेत्रों से जोड़ दिया जाए तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित आदि विषयों के माध्यम की भाषा बनाया जाए, तभी अंग्रेजी का यह भ्रम और मोह दूर हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के 9 जुलाई 1938 के अंक में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के अपने कटु अनुभवों के बारे में बताते हुए कहा है कि हमें और हमारे बच्चों को अपनी विरासत पर ही आगे बढ़ना होगा। अगर हम दूसरों से लेंगे तो अपने आप को शक्तिहीन बना देंगे। विदेशी खाद पर हम पनप नहीं सकते। मैं विदेशी भाषाओं के खजाने को अपनी भाषाओं के माध्यम से लेना चाहता हूँ। भाषा की शक्ति उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में शिक्षा ही सर्वाधिक सहयोग दे सकती है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना होगा और भारतीय भाषाओं के साथ न्याय करना होगा और उन्हें अपना हक देना होगा, लेकिन इसमें राजनीतिक संकल्प शक्ति और प्रशासनिक दायित्व एवं नियंत्रण की नितांत आवश्यकता है। तभी मातृभाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थान मिल सकने की अपेक्षा की जा सकती है। भारत बहुभाषी देश है। इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, फारसी, अरबी आदि विदेशी भाषाओं को सीखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हिंदी और भारतीय भाषाओं को मारकर नहीं, उनको पीछे धकेल कर नहीं और उन्हें दोयम दर्जे का बनाकर नहीं। तो ये सारी बातें जो है
वो शिक्षा और माध्यम भाषा पर अपने विचार थे।